वेलकम टू फिजिक्स का डॉक्टर। मेरा नाम है डॉक्टर घनश्याम तेजानी और चलिए शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 14 ओसिलेशंस। वही कंटेंट जे डबल नीट यूनिट नंबर 10 ओसिलेशंस एंड वेव्स। चैप्टर नंबर 14 ओसिलेशंस में वेव कवर नहीं होता है। हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर आएगा उसमें वेव्स आएंगे, लेकिन जे डबल नीट में एक कॉमन चैप्टर है ओसिलेशंस एंड वेव्स। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे ओसिलेशंस पार्ट और ये है हमारा सेशन नंबर 1 और फोकस्ड है हमारा सिंपल हार्मोनिक मोशन। क्या है सिंपल हार्मोनिक मोशन? आपने काफी बार ऑब्जर्व किया होगा, लेकिन यहाँ पर हम थोड़े डिटेल में समझेंगे। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, यहाँ पर हमने थोड़े नीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लिए हुए हैं। राइट, अपकमिंग वीडियोस में आपको और नीट के और जे डबल ई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी हम सॉल्व करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। लर्निंग आउटकम, क्या-क्या हम सीखने वाले हैं? अरे सर, आप सिखाओगे भी क्या? अरे बिल्कुल बेटा सीखेंगे, रुक। सबसे पहले तो यार डेफिनेशन से शुरू करेंगे। सिंपल हार्मोनिक, यार सिंपल नाम सुन के लगता है बहुत सिंपल होगा। हाँ, सिंपल ही है। सो डेफिनेशन आएगा, फिर इल्यूस्ट्रेट इट द वैरायटी ऑफ एग्जाम्पल, मतलब कि डेफिनेशन अलग-अलग एग्जाम्पल कहाँ-कहाँ सिंपल हार्मोनिक मोशन लगता है। लूज़ मोशन की बात नहीं हो रही है यार बेटा, यार वो मत याद दिलाओ। सिंपल हार्मोनिक मोशन की बात हो रही है, ठीक है? तो रिलेटेड सिंपल हार्मोनिक मोशन टू सर्कुलर मोशन, थोड़ा रिलेशन भी डिराइव करेंगे। ये सिंपल हार्मोनिक मोशन है तो सर्कुलर मोशन को भी सिंपल हार्मोनिक मोशन कह सकते हैं क्या? वो भी देखेंगे। उसके बाद है एनालाइज सिंपल हार्मोनिक मोशन इन टर्म्स ऑफ, अरे यार एनर्जी भी आ गई यहाँ पर, पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। तो देखो, कोई भी ऑडी ऑब्जेक्ट मूव करता है तो एनर्जी तो लगती है वहां पर। तो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी दो का इफेक्ट आता है, तो वो भी हम स्टडी करेंगे। इस सेशन की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, हम इस पूरे चैप्टर में क्या स्टडी करने वाले हैं वो सारे लर्निंग आउटकम कॉमन है, ठीक है? फिर क्या है, इंटरप्रेट एंड यूज एल्जीब्रिक, मतलब कि मैथमेटिक्स में जो भी आप करते हो वाला पार्ट, एंड द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। देखिए, दो मेथड होती है, आप तो या कैलकुलेशन कर लो डायरेक्ट, या दूसरी जो होती है उसका ग्राफ बना लो। तो दोनों करना आवश्यक है क्योंकि कुछ भी एग्जाम में पूछ सकते हैं। एंड एप्लीकेशंस ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन, सिंपल हार्मोनिक मोशन की अलग अलग एप्लीकेशन हम सीखेंगे। कैसे? अरे एग्जाम्पल सॉल्व करके तो करेंगे, बाकी कैसे करेंगे? ठीक है यार, सबसे पहले कहाँ से शुरू करते हैं यार? हिस्ट्री से शुरू करते हैं। देखो, यहाँ पर काफी कलरफुल अलग अलग ऑब्जेक्ट दिख रहे हैं। दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे? बिल्कुल। तो यार पहले तो हिस्ट्री में तो नहीं थे ये सारे ऑब्जेक्ट, तो ये सारे ऑब्जेक्ट को बाद में लेते हैं। पहले कहाँ से शुरू हुआ था? देखिए यार, गैलीलियो हमारा पॉपुलर नाम है फिजिक्स में, तो सबसे पहले तो गैलीलियो बाय से शुरू हुआ था। तो गैलीलियो ने पेंडुलम बनाया, उसका ऑब्जर्वेशन दिया और काफ़ी सारी अलग-अलग ऑब्जर्वेशन आज भी हम वो यूज़ करते हैं। गैलीलियोस पेंडुलम एक्सपेरिमेंट्स आर वेरी पॉपुलर इन 1638। अब यार तो कितना पुराना है तो चीज़ें यार। उसके बाद काफ़ी साइंटिस्ट आए, उसमें से सबसे बड़ा नाम है न्यूटन। यार न्यूटन तो हम काफ़ी बार पढ़ते हैं और काफ़ी अलग-अलग रिसर्च करके हमें काफ़ी सारी चीज़ें आज मार्केट में अवेलेबल है। तो वो सारे एग्ज़ाम्पल ही तो है यार। से सी एग्ज़ाम्पल से उसके जाने के पहले थोड़ा देख लेते हैं। सीधा अगर हमारा बॉडी ऑब्जेक्ट, आपने बॉल यहाँ से लिया, सीधा यहाँ पर सीधा डाला रोड पर, तो क्या हुआ? ये स्ट्रेट लाइन में गति करता है, स्ट्रेट लाइन मूवमेंट करता है, स्ट्रेट लाइन मूवमेंट करता है। तो देखो, ये वाली मोशन हमने ऑलरेडी स्टडी कर चुके। ऑब्जेक्ट यहाँ से शुरू किया, यहाँ तक पहुँचा,
लीनियर मूवमेंट, ऑब्जेक्ट ऐसे मूव कर कर के जा रहा है, सीधा नहीं जा रहा है, तो क्या बोलेंगे वो डिस्टेंस में कवर होता है, डिस्प्लेसमेंट में कवर नहीं होता है, तो डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट वो भी देख लिया। अब वही बॉल था, उसको यहाँ से पकड़ के हमने हवा में थ्रो किया। अरे आजकल क्रिकेट मैच तो आप देखते हो ना यार, वो सूर्या सिक्स लगाता है यहाँ से, तो कहाँ बॉल जाता है, ऐसे ऐसे करके पीछे जाता है बॉल और सीधा बाउंड्री लाइन के बाहर सिक्स। ये वाली मूवमेंट हमने कर ली है प्रोजेक्टाइल में। बट यार एक मूवमेंट तो यहाँ पर रह गई। कौन सी मूवमेंट? अगर ऑब्जेक्ट यार मूवमेंट रिपीट करता हो तो क्या करेंगे? फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर देखो क्या दिख रहा है, स्प्रिंग दिख रही है और नीचे एक मास लटका दिया है। अब ये मास को अगर मैं नीचे थोड़ा मूव करता हूँ तो क्या होगा? मास नीचे जाएगा, फिर ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, ऊपर जाएगा, ऐसे ऐसे नीचे ऊपर चलता जाएगा। सही है ना? अब देखो ऐसी मोशन तो हमने पहले स्टडी नहीं की है। दूसरा एग्जाम्पल, आपके घर पे जो घड़ी होती है मोस्टली, ये तो पुराने में बहुत ही पॉपुलर था, पेंडुलम क्लॉक बहुत पॉपुलर था। कहाँ पर दिख रहा है पेंडुलम क्लॉक का? आप देखो मुझे, कहाँ पर दिख रहा है पेंडुलम? यहाँ पर राइट हैंड सबसे ऊपर वाला कॉर्नर देखो तो एक मस्ती सी घड़ी दिख रही है, उसके नीचे पेंडुलम भी दिख रहा है। तो पेंडुलम का क्या करेंगे? देखो पेंडुलम कैसे मूव होता है मुझे जरा बताओ, ये बताओ। मैं कलर थोड़ा चेंज कर लेता हूँ, ये वाला कलर नहीं पसंद आ रहा है मुझे, तो मैं कलर चेंज करता हूँ। ग्रीन लेते हैं, चलो। तो यहाँ पर है पूरी घड़ी हमारी, और एक पेंडुलम मूव करेगा, यहाँ जाएगा, फिर यहाँ जाएगा। उस मोशन को बोलते हैं ऑसिलेशन। ऐसे ऐसे घूमेगा, टिंगी टिंगी टिंग 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 टिंग। तो ऐसा ये जो मोशन है वो रिपीट हो रही है यार, थोड़े टाइम के बाद वही मोशन रिपीट हो रही है, तो ऐसी रिपीट वाली मोशन हमने पहले नहीं ऑब्जर्व की है। तो कौन ऑब्जर्व करेगा यार? यही तो है सिंपल हार्मोनिक मोशन, या तो ऑसिलेशन वाला पोर्शन ही ऑब्जर्व करेगा। बढ़िया है। तो क्या है एग्जाम्पल्स? पेंडुलम क्लॉक, पेंडुलम का एग्जाम्पल है क्लॉक। एक तो हमें यहाँ दिख रहा है पेंडुलम, दूसरा ऊपर यहाँ पर देखो तो सिस्मोमीटर है। अर्थक्वेक जब आता है या तो न्यूज़ पर आता है कि यहाँ पर इतने रिक्टर स्केल का भूकंप दर्ज किया गया। या दूरदर्शन में तो ऐसे ही धीमे धीमे न्यूज़ आते हैं, और जो प्राइवेट चैनल में आते हैं, वहाँ देखो भूकंप का सेंटर है, एपी सेंटर वहाँ पर है, वहाँ पर बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है, और बहुत ज़्यादा बोलते हैं यार, उतना मुझे नहीं आता है, मैं थोड़ा ही बोलता हूँ। ठीक है, तो वहाँ पर आ गया सिस्मोमीटर। वहाँ पर सिस्मोमीटर जो होता है वो भी रिपीटिव मोशन होती है, रिपीटेड मोशन होता है। क्लॉक हो गया, सिस्मोमीटर हो गया, स्प्रिंग मास हमने पहले ही देख लिया। अब स्प्रिंग मास आप बोलोगे हम यहाँ कहाँ पर एप्लीकेशन होता है? अरे बाइक में बैठे हो बच्चा, बाइक की सवारी की है? बाइक जब बम्प पर चढ़ता है तो क्या होता है यार? बम्प पर चढ़ता है तो थोड़ा ऊपर नीचे होता है यार, वही तो है रिपीटिव मोशन। बम्प लगा, झूले में बैठे हो कभी? झूले में तो जब झूला हम गुजराती में हिचको खाओ बोलते हैं, तो वो भी तो है ऐसे 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 रिपीटेड मोशन। तो सारे मशीन्स होते हैं, सारे मशीन्स के अंदर मूविंग पार्ट्स होते हैं, इसलिए उसमें भी सिंपल हार्मोनिक मोशन या तो ऑसिलेशन होता है, याद रख ले। सी वेव्स, दरिया में जो मोजा उछलता है वो भी तो है। अर्थक्वेक का मैंने बता दिया, सिस्मोमीटर में मेजर करते हैं, लेकिन ओरिजिनल अर्थक्वेक भी तो है, रिपीटेड मोशन है। फिर क्या है? टाइड, 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 अब दरिया में आता है टाइड। वो भी है ऑर्बिट्स, ये जो ऑर्बिट्स मूव हो रहे हैं सारे, वो भी तो रिपीटिव मोशन है। मून्स एंड प्लैनेट्स, फिर एकोस्टिक मतलब साउंड की भाषा, जो भी साउंड लगता है हम सुन रहे हैं वो भी रिपीटिव मोशन ही होता है। ऐसी सर्किट में भी आता है, फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में भी आता है, और वाइब्रेशन, मॉलिक्यूलस, मॉलिक्यूलस पढ़ा है ना आपने? अभी काफी आता है वो जो एटम होता है, एटम मूव करता रहता है, ऐसे थियरी जो दिखाते हैं, वही 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 वही।
फिर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जो हम सुनते हैं वही। अरे ब्रिज में कहाँ से आ गया यार? ब्रिज क्या गलती से आ गया? अरे नहीं यार, कॉलेप्स ऑफ ब्रिज। इट इज बिकॉज ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड वाइब्रेशन एंड रेजोनेंस, तो आपने पढ़ा ही होगा। तो ये सारी चीजें यहाँ पर कवर होती है। क्या दिख रहा है? अरे सर कुछ ऐसा घूम रहा है, जब हम बच्चे थे, अभी भी तो बच्चे हैं, तो ऐसा लंगरिया, इसको लंगरिया बोलते थे। जो क्या है कि डोरी होती है, थ्रेड के पीछे पत्थर बांध दिया और ऐसे घुमाया। ठीक है। तो ऐसा अगर आप एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर सकते हो घर पर, क्यों नहीं कर सकते हो? नीचे कोई वेट ले लीजिए, एक ऊपर डोरी ले लीजिए, ऊपर हाथ से पकड़िए तो किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर लटका दीजिए और फिर उसको थोड़ा ऐसे घुमाओ। ये जो मोशन दिख रही है ना, देखो रिपीट मोशन हो रही है। कहाँ हो रही है? यहाँ पर आइए, सेंटर पर। यहाँ पर गया, राइट साइड गया, फिर लेफ्ट साइड गया, फिर वापस गया, फिर वापस आया, फिर वापस आया। सही है ना? ये वाली जो मोशन है, ये तो हो गया पेंडुलम का मोशन, और ये सिंपल हार्मोनिक मोशन या तो ऑसिलेशन भी बोल सकते हैं। एनी टू एंड फ्रो मोशन, मतलब दूर जाता हुआ, नजदीक आता हुआ, दूर जाता हुआ, नजदीक आता हुआ, दूर जाता हुआ। ठीक है। अगर ये मोशन रिपीट करता है तो उसको बोलेंगे ऑसिलेशंस या तो सिंपल हार्मोनिक मोशन बोलते हैं उसको। ठीक है। और ऑसिलेशन ज्यादा बोलेंगे यार, सिंपल हार्मोनिक थोड़ा और स्पेसिफिक ज्यादा है। तो अरे एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना है ऐसा। वही एक्सपेरिमेंट यहाँ पर दिख रहा है ना, छोटू सा स्क्रीन पर दिख रहा है, तो देखो। राइट। ऐसा एक ऑब्जर्वेशन करो। डू केयरफुल ऑब्जर्वेशन ऑफ अ पेंडुलम। देखो ऑब्जर्वेशन करने से थोड़े क्वेश्चंस मन में जनरेट होंगे। और क्वेश्चन अब क्या है कि चैट जीपीटी में नहीं ढूंढना है। क्वेश्चन तो चलो ढूंढ लो, लेकिन अब गूगल के आगे चैट जीपीटी अब थोड़ा अभी बोलबाला चल रहा है, तो चलने दो। अपने को उसमें ज्यादा नहीं पढ़ने का है। ऐसा पेंडुलम बनाने का है और थोड़ा सोचने का है कि क्या-क्या डिफरेंट क्वेश्चंस हो सकेला है इधर। सबसे पहला क्वेश्चन मैं आपको पूछता हूँ, वेयर इज द मास मूविंग फास्टेस्ट और स्लोएस्ट? एक बड़ा सा पेंडुलम लो तो आपको बहुत क्लियरली दिखेगा। अब यहाँ पर देखो, मिड पोजीशन में यहाँ पर लेता हूँ, शायद यहाँ पर मिड पोजीशन दिख रहा है। यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ मिड पोजीशन, और यहाँ तक घूम के जा रहा है एंड पोजीशन, और यहाँ पर दूसरा एंड पोजीशन। ठीक है। अब देखो वहां पर कहाँ पर मोशन ज्यादा है और कहाँ पर मोशन कम है, वो थोड़ा ऑब्जर्व करना है और कमेंट बॉक्स में लिखना है। देखो ये सारे ऑब्जर्वेशन से काफी इजी क्वेश्चंस आप इजीली सॉल्व कर पाओगे। और सम टाइम क्या होता है कि हम कैलकुलेट कर लेते हैं लेकिन आंसर गलत होता है। लेकिन थोड़ा हमारा बेसिक फंडामेंटल अगर वो कच्चा ना हो, तो हमें पता चल जाता है कि आंसर जो आया है वो गलत है। पर काफ़ी बार हम ईज़िली आंसर, क्योंकि नीट जेईई में क्या होता है यार, 4 ऑप्शन होते हैं, उसमें से प्रिडिक्ट करना होता है, तो प्रिडिक्शन भी कर जाते हैं, तो वो टाइम बच जाता है, तो दूसरे एक एग्ज़ाम्पल सॉल्व करने में वो टाइम यूज़ कर सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन आ गया हमारे पास, ये है दूसरा क्वेश्चन, ₹100 के लिए। क्या है? वेयर इज़ द मास एक्सेलरेशन मैक्सिमम और जीरो? अरे यार वेलोसिटी पहले मुझे बताओ क्या है? वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या है बोलो? अरे यार चेंज ऑफ वेलोसिटी, चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, और सिंपली डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम है। और एक्सेलरेशन जो है वो क्या है? चेंज ऑफ वेलोसिटी टू द टाइम। तो यहाँ पर आपको एक्सेलरेशन ऑब्जर्व करना है, एक्सेलरेशन ऑब्जर्व करना है। मिड पॉइंट, एंड पॉइंट, कहाँ पर एक्सेलरेशन ज्यादा है, कहाँ पर जीरो है, या तो कहाँ पर लोएस्ट है। देखिए आंसर गूगल में से या तो चैट जीपीटी में से नहीं ढूंढना है, खुद से एक्सपेरिमेंट करोगे तो ही मजा आएगा और समझ भी आएगा। क्योंकि डायरेक्ट जो भी आंसर ढूंढने की कोशिश करोगे, वहां पर फिर आपको याद नहीं रहता है, अपना माइंड ज्यादा यूज करने का। क्वेश्चन नंबर तीसरा आ गया है हमारे सामने, 10 द मास पर वन कंप्लीट ऑसिलेशन।
मतलब वन कंप्लीट ऑसिलेशन मतलब एक बार यहाँ से शुरू करते हैं एंड में से, इधर गया, वापस आया, मतलब एक ऑसिलेशन खत्म हुआ, ठीक है? यहाँ से शुरू करते हैं एंड से, तो यहाँ से इधर गया, एक ऑसिलेशन हुआ, मतलब एक कंप्लीट साइकिल, ठीक है? डज़ द टाइम फॉर वन कंप्लीट ऑसिलेशन मतलब कि टाइम जो लगता है यहाँ पर टी, ठीक है? क्या हमारा उसके साथ एम्पलीट्यूड एम्पलीट्यूड क्या है? अरे यार मिड से एंड में जाने तक का कितना हुआ डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, मिड से एंड तक जाने के लिए कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, मतलब सेंटर पोजीशन से सबसे ज़्यादा डिस्प्लेस कितना हुआ, वही एम्पलीट्यूड है। तो अगेन देखेंगे डेफिनेशन भी देखेंगे सारी चीज़ों की, लेकिन इसका आंसर भी ढूँढना है और मुझे कमेंट बॉक्स में आपको रखना है। अब है हमारा 4 व्हाट कोज़ द मास टू ऑब्जर्व इट्स इक्विलिब्रियम पोज़ीशन। ऑब्जर्व नहीं लिखा है, ओवरशूट लिखा हुआ है यार, क्या गलत पढ़वाते हो मुझे। ठीक है, क्या लिखा है द मास ओवरशूट मतलब कि देखो सेंटर पोज़ीशन से यहाँ पर मास रुका क्यों नहीं? यहाँ पर से आया और देखो इधर चला गया, लेफ्ट चला गया, फिर राइट चला गया, रुका क्यों नहीं, रुका क्यों नहीं? आप बोलोगे यार न्यूटन्स लॉ है ये तो। न्यूटन लॉ कौन-सा न्यूटन्स लॉ यार 1, 2, 3 थे और ग्रेविटी का भी एक लॉ है, कौन-सा वाला यहाँ पर लगेगा? क्यों है? यार पहला लॉ क्या बोलता है? अ बॉडी कंटिन्यूड स्टेट ऑफ मोशन और रेस्ट और यू कैन से रेस्ट इन अ मोशन। सही है ना? अनलेस एंड इट इज़ एक्टेड अपॉन एक्सटर्नल फोर्स। यार बाहर का फ़ोर्स नहीं लगेगा तो मास जो है वो अपनी मूवमेंट कंटिन्यू रखेगा। अगर बैठा है तो बैठा रहेगा, खड़ा है तो खड़ा रहेगा, सोता है तो सोता रहेगा। अरे आदमी की बात है यहाँ पर, हाँ। और 5वाँ और आखिरी क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट फोर्सेस एक्ट ऑन द मास? ये कौन से फोर्स लगते हैं यार? फ्री बॉडी डायग्राम फोर्स वाला हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है। एंड व्हेन इज अनबैलेंस फोर्स एट अ मैक्सिमम वैल्यू? अनबैलेंस फोर्स का मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पर है? 0 है, कहाँ पर है? वो भी ढूँढना है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और सिंपल हार्मोनिक मोशन का थोड़ा और समझते हैं। तो यहाँ पर डेफिनेशन दी गई है सिंपल हार्मोनिक मोशन। अब शॉर्ट में एब्रीविएशन में लिखते हैं उसको एसएचएम। क्वेश्चन में भी देखो कभी-कभी एसएचएम लिख कर आता है, मतलब होता है सिंपल हार्मोनिक मोशन इज़ द सिंपलेस्ट काइंड ऑफ ऑसिलेटरी मोशन। ये देखो सबसे ईज़िली बहुत ईज़ी ऑसिलेटरी मतलब कोई भी जो ऑब्जेक्ट होता है उसकी रिपीट मोशन, ठीक है? ऑसिलेशन का वही मतलब होता है रिपीट मोशन, नथिंग एल्स। काइंड ऑफ ऑसिलेटरी मोशन इन व्हिच a body displays from its stable equilibrium position oscillates to and fro about the position when released। ठीक है, यार क्या है कि अगर ये ऑब्जेक्ट है हमारा, खड़ा है यहाँ पर सेंटर में, ऊपर का पोर्शन ले लेते हैं यहाँ पर और यहाँ पर, ठीक है? तो अगर इसको कुछ भी मैंने धक्का नहीं लगाया तो कहाँ होगा? यहाँ पर सेंटर पोजीशन में यहाँ पर मास खड़ा होगा। तो मास को ऊपर से नीचे थोड़ा फ़ोर्स दे दिया तो क्या हुआ? ऊपर नीचे ऑसिलेट करने लगा। अगर किसी बॉडी को मैं धक्का लगाता हूँ और वो ऐसे-ऐसे मूव करता है या तो ऐसे-ऐसे मूव करता है या तो ऑसिलेट ऐसे-ऐसे या तो ऐसे-ऐसे मूव करने लगता है, तो उसको बोलेंगे ऑसिलेटरी मोशन बोलेंगे। या तो उसको सिंपल हार्मोनिक मोशन भी बोल सकते हैं, लेकिन देखो यहाँ पर जो सिंपल हार्मोनिक मोशन की डेफिनेशन आपके बुक में दी गई है, ये सफिशिएंट नहीं है। ये थोड़ी देर में पता चलेगा वो क्यों सफिशिएंट नहीं है। आगे बढ़ते हैं तो फिर ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि हमने डिस्प्लेसमेंट कितना दिया x, जितना डिस्प्लेसमेंट हमने दे दिया है यहाँ से, मतलब क्या हुआ सेंटर पोजीशन से जितना मूव किया x, द डिस्प्लेसमेंट x फ्रॉम द इक्विलिब्रियम पोजीशन इज स्मॉल, छोटा सा इक्विलिब्रियम पोजीशन है। द रिस्टोरिंग फोर्स, यहाँ मैंने स्प्रिंग को यहाँ पर नीचे खींचा तो क्या हुआ? स्प्रिंग इसको ऊपर खींचने की ट्राई करेंगे, स्प्रिंग ऊपर की तरफ फोर्स लगाएंगी।
बॉडी को यहाँ पर चलो यहाँ पर ले लेते हैं बॉडी है, पर एक स्प्रिंग का लगाया गया है। बॉडी को मैं नीचे खींचता हूँ एक्स, तो क्या करेगा ये जो फोर्स स्प्रिंग है, स्प्रिंग उसको ऊपर फोर्स लगाएगा। इतना फोर्स लगेगा, स्प्रिंग की जितनी कैपेसिटी होगी उतना फोर्स लगाएगा यार। स्प्रिंग की कैपेसिटी किसमें माप मेजर होती है? वो उसको बोलते हैं स्प्रिंग कांस्टेंट। तो यहाँ पर फोर्स जो है अपर साइड जितना फोर्स लग रहा है एफ, यहाँ पर मैं स्प्रिंग को जितनी खींचूंगा उतना ज्यादा फोर्स लगेगा। स्प्रिंग को जित मेले में आता है ना वो स्प्रिंग खींचने वाला एक्सपेरिमेंट, या पैसा 200 रुपया दो और ऐसे खींचो, अगर आपने इतना ज्यादा खींच लिया तो आपको 100 रुपीज देगा, ऐसा आता है, वही है। अब स्प्रिंग को जितना फोर्स आप खींचोगे, जितना लंबा करोगे स्प्रिंग को खींच के, उतना ज्यादा फोर्स लगेगा, रिस्टोरिंग फोर्स। तो रिलेशन डायरेक्ट है यहाँ पर के एक्स। ये क्या है? स्प्रिंग कांस्टेंट है। ये क्या है? स्प्रिंग कांस्टेंट। स्प्रिंग कांस्टेंट मतलब के यहाँ पर मुझे अगर एक्स डिस्प्लेसमेंट मतलब कि 1 मिलीमीटर खींचना है तो कितना फोर्स लगेगा, मतलब फोर्स पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट, उसको बोलते हैं स्प्रिंग कांस्टेंट। फोर्स पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट मतलब कि स्प्रिंग को खींचने में 1 मिलीमीटर, या तो जितना भी यूनिट खींचना है, 1 यूनिट खींचने के लिए कितना फोर्स लगेगा, उसी को बोलते हैं स्प्रिंग कांस्टेंट। और उसको एक्स के साथ मल्टीप्लाई कर दो, जितना खींचा उसके साथ मल्टीप्लाई कर दो तो आपको मिल जाएगा फोर्स। ठीक है, where the k is a positive constant known as force constant known as, तो जो k दिख रहा है ना उसको बोलते हैं फोर्स कांस्टेंट। इसको देखो स्टिफनेस भी बोलते हैं, STIFFNES। ठीक है ना, इसको स्टिफनेस भी बोलते हैं। बहुत कम होता है यूज इंजीनियरिंग में, काफी स्टिफनेस, इसका नाम ही स्टिफनेस है। फोर्स कांस्टेंट इसको नहीं बोलते इंजीनियरिंग में, बट 12th में फोर्स कांस्टेंट वर्ड यूज हुआ है, लेकिन कोई एग्जामिनेशन में फोर्स कांस्टेंट की जगह स्टिफनेस का भी यूज हो सकता है, तो दूसरा नाम भी पता होना चाहिए। हर चीज का दूसरा नाम पता होना चाहिए यार साइंस में। ठीक है यार, आगे बढ़ते हैं। फिर क्या है ऐसा यूनिट, क्या होगा के का? अरे बताया ना सर, फोर्स जहां पर मुझे खींचने के लिए 1 यूनिट मुझे डिस्प्लेस करना है, जितना फोर्स लगेगा तो फोर्स डिवाइडेड बाय डिस्प्लेसमेंट होता है अल्टीमेटली उसका, तो हो जाएगा न्यूटन पर मीटर। न्यूटन पर मीटर, न्यूटन पर मीटर हो गया। यहाँ पर भी कैसे, के इज इक्वल टू फोर्स बाय एक्स लिख दो सामने, तो हो गया न्यूटन पर मीटर हो गया। ठीक है, अब देखो हमने न्यूटन का लॉ भी पढ़ा है। फर्स्ट लॉ तो अबे मैंने बताया था। सेकंड लॉ क्या कहता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स एंड इट्स इफेक्ट इन द सेम डायरेक्शन। की बात है। तो यहाँ पर क्या होगा? अब फोर्स देखो, फोर्स मुझे जो भी चाहिए उसका मास मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन का भी इफेक्ट आएगा। पता है न्यूटन के लॉ से हमें फोर्स इज इक्वल टू मास मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन आएगा, तो है एक्सेलरेशन चाहिए अगर, तो हमें एफ एक्सेलरेशन इज इक्वल टू एफ बाय एम, और एफ की वैल्यू यहाँ से उठा कर लो, यहाँ पर डाल देते हैं तो क्या मिलता है? ए इक्वल टू माइनस के बाय एम, और जो के बाय एम दिख रहा है ना, के बाय एम, वो तो कांस्टेंट वैल्यू होगी। मास इज कांस्टेंट, स्टिफनेस इज कांस्टेंट, मल्टीप्लाई बाय एक्स। और के बाय जो एम है उसको बोलते हैं ओमेगा, के बाय एम इसको बोलते हैं ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा जो है वो एंगुलर फ्रीक्वेंसी बोलता है, मतलब रिपीटेशन। फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है यार रिपीटेशन, तो ये जो कन्वर्ट कर देता है इक्वेशन को एंगुलर इक्वेशन में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, तो अलग अलग इक्वेशन हमारे सामने आ गए यहाँ पर। एफ इक्वल टू के एक्स, फोर्स चाहिए तो वो आ जाएगा, एक्सेलरेशन का तो हमें पता ही है, और एंगुलर इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर एक्स। ठीक है यार, काफी इक्वेशन पता चल गए, काफी इक्वेशन पता चल गए। तो यहाँ पर देखो रिलेशन क्या है एक्सेलरेशन और इसका। एक्सेलरेशन क्या है? प्रोपोर्शनल टू एक्स आ गया, राइट, एंड ऑल्सो एक्सेलरेशन इज प्रोपोर्शनल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर। मतलब कि एक्सेलरेशन इक्वल टू कांस्टेंट मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो अगर कोई भी मोशन का रिलेशन एक्सेलरेशन उसका रिलेशन डिस्प्लेसमेंट के साथ है, तो उसको सिंपल हार्मोनिक मोशन बोलेंगे।
कोई भी मोशन जो रिपीट हो रहा है और in addition to that acceleration is directly proportional to its amplitude or you can say distance traveled from the mean position और ओमेगा स्क्वायर के साथ भी कनेक्शन है तभी उसको बोलेंगे यार तो रिलेवेंट डेफिनेशन यहाँ पर ये है अ सिंपल हार्मोनिक मोशन इज अ मोशन इन विच acceleration is proportional to displacement from its equilibrium position तो acceleration एक तो proportional to इक्विलिब्रियम पोजीशन से डिस्टेंस आ जाएगा और दूसरा है कि जो उसका फोर्स लगेगा वो इक्विलिब्रियम मतलब कि यहाँ पर अगर मैं नीचे खींचता हूँ तो फोर्स लगेगा उसका इक्विलिब्रियम की साइड फोर्स लगेगा यार क्या बात करते हो यस ठीक है यार कैरेक्टरिस्टिक ले लेते हैं डिस्प्लेसमेंट एक्स इन सिंपल हार्मोनिक मोशन इज गिवन बाय टाइम सो ऑसिलेटरी मोशन का किसी का भी सिंपल हार्मोनिक मोशन का डिफॉल्ट इक्वेशन है एक्स इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी फाइव एक्स इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी फाइव और कोसाइन फंक्शन भी है इसका एक्स इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी प्लस डेल्टा या तो फाइव भी लिख सकते हैं ठीक है यार दोनों भी लिख सकते हैं कुछ भी लिख सकते हैं तो देखो पहला इक्वेशन जो दिखाता हूं मैं आपको कैसे यहाँ पर एक पेंडुलम बनाते हैं पेंडुलम यह पेंडुलम यहाँ पर बॉल लगा दिया ठीक है पेंडुलम को मैंने घुमाया तो यहाँ पर घूमते घूमते गया पेंडुलम इनिशियल टाइम टी इक्वल टू मैं जीरो लेता हूँ और एक थीटा लेते हैं यहाँ पर तो थीटा टी इज इक्वल टू जीरो थीटा क्या होता है जीरो तो साइन जीरो थीटा साइन जीरो क्या हो जाता है एक्स इक्वल टू जीरो मतलब के मिड पोजीशन में से अगर सेंटर पोजीशन में से ए एंड हो गया ए एंड हो गया एट टी इज इक्वल टू जीरो एट टी इक्वल टू जीरो अगर मिड पोजीशन में से पेंडुलम या तो मास सिस्टम शुरू हो रहा है तो आप एक्स इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव का इक्वेशन यूज होगा बाकी क्या बचा यार एंड पोजीशन बचा अब पेंडुलम अगर एंड से शुरू होता है तो एक्स कॉस ओमेगा टी प्लस डेल्टा या तो फाइव लिख दो तो कुछ भी चलेगा रीजन क्या है देखो साइन थीटा दोनों में 90 डिग्री का डिफरेंस होता है वो हमें पता है और वही डिफरेंस यहाँ पर दिखता है और कुछ भी नहीं है साइन थीटा और कॉस थीटा का डिफरेंस जो होता है वो 90 डिग्री होता है और डिफरेंस हमें यहीं पर दिखता है थोड़े और सिंपल हार्मोनिक मोशन के टर्म्स पकड़ते हैं यहाँ से क्या है देखो एम्पलीट्यूड क्या है द एम्पलीट्यूड ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन इज द मैक्सिमम पोजीशन a positive or negative value of the displacement from the equilibrium position देखिए यहाँ पर सिंपल हार्मोनिक मोशन हमारा ऑब्जेक्ट है जो ऊपर गया नीचे आया तो यहाँ तक आया ऊपर गया तो यहाँ तक गया ठीक है तो एंड पोजीशन हो गया और इसके बीच में यहाँ पर कहीं पर सेंटर पोजीशन आएगा तो यहाँ पर सेंटर पोजीशन x इक्वल टू जीरो आएगा यहाँ पर सबसे जो लंबा सबसे बाहर ज़्यादा जाएगा तो वही होता है एम्पलीट्यूड उसको बोलते हैं कैपिटल ए एक साइड पॉजिटिव आएगा दूसरी साइड आएगा माइनस एम्पलीट्यूड बहुत सिंपल सा है यार एक्स का डिस्टेंस सबसे ज़्यादा मूवमेंट यार मैक्सिमम एक्स कोई भी साइड इक्विलिब्रियम पोजीशन से मैक्सिमम डिस्टेंस ट्रैवल करता है तो उसको बोलते हैं एम्पलीट्यूड अरे यार दूसरा आ गया टाइम पीरियड वाली बात आई टाइम पीरियड कुछ नहीं होता यार एक बार ऊपर से नीचे गया नीचे से ऊपर गया यहाँ से शुरू किया नीचे आया यहाँ गया फिर वापस आ गया तो एक उसको बोलते हैं वन ओसिलेशन या तो वन रिपीटेशन तो टाइम पीरियड क्या होता है यार टाइम रिक्वायर्ड पर अकरेंस या तो पर ओसिलेशन एक बार रिपीट मोशन होने के लिए टाइम कितना लगा उसको ही बोलते हैं टाइम पीरियड अब क्या डिनोट करता है उसको टी की तरह लिखा जाता है टी की तरह लिखा जाता है ठीक है टी की तरह लिखा जाता है और टी का रिलेशन है डायरेक्ट टी इज इक्वल टू वन बाई एफ एफ क्या है फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है नंबर ऑफ अकरेंस पर यूनिट टाइम से फॉर एग्जाम्पल 1 सेकंड एक सेकंड में एक कितनी बार रिपीट हो रहा है या वीडियो में देखो ना या सेकंड दिखा रहा है एक वीडियो एक कितनी बार रिपीट हो रहा है ऐसे मेजर हम कर सकते हैं बिल्कुल तो वहां से फ्रीक्वेंसी मिल जाती है और फ्रीक्वेंसी हमें पता है यार ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एफ और वहां से रिलेशन है सारे मिल जाएंगे
उसके बाद है फ्रीक्वेंसी, सिंपल हार्मोनिक मोशन, नंबर ऑफ कंप्लीट ऑसिलेशन, या तो कितनी बार रिपीट हो रहा है वही है, 1 सेकंड में कितनी बार रिपीट हो रहा है वही है फ्रीक्वेंसी। तो ये सारे रिलेशन आ गई हमारे पास, देखो सारे रिलेशन है। यहाँ पर हमारे पास सब रिलेशन आ चुके हैं। तो आगे थोड़ा बढ़ते हैं। अब यहाँ पर एक एग्जाम्पल आ गया है हमारे पास। ऑन एन एवरेज a human heart is found to beat 75 times in a minute. कैलकुलेट इट्स फ्रीक्वेंसी एंड पीरियड। हमारा जो हार्ट होता है टपक 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 करता है ना यार, वो लड़की को देखकर नहीं यार, रेगुलर धड़कता ही है यार, क्या यार वहां पर जोड़ दे। तो क्या है, एवरेज ह्यूमन हार्ट इज फाउंड टू बीट 75 टाइम्स पर मिनट। 1 मिनट में कितनी बार रिपीट हो रहा है। अब मैंने बताया यहाँ पर कौन कौन सी डेफिनेशन है। एक तो टाइम पीरियड आया था, दूसरा क्या आया था, फ्रीक्वेंसी आया था, और तीसरा जो आया था ओमेगा। ओमेगा को बोलते हैं एंगुलर वेलोसिटी। तो यहाँ पर क्या है, हार्ट जो है वो 75 टाइम्स पर मिनट, मतलब कि फ्रीक्वेंसी नंबर ऑफ अकरेंस दिया गया, तो एफ इज इक्वल टू 75 राइट पर मिनट। ठीक है यार, फ्रीक्वेंसी ढूंढना है, एफ ढूंढना है, टाइम पीरियड ढूंढना है, टी ढूंढना है, यार मिल गया है, बिल्कुल मिल गया है। तो लिखते हैं क्या है यहाँ पर, देखो ह्यूमन हार्ट इज फाउंड टू बीट 75 टाइम्स। तो ये तो है फ्रीक्वेंसी हमने दी है। अरे यार फ्रीक्वेंसी मिनट पर मिनट में नहीं चलता है, तो क्या होता है, पर सेकंड में होनी चाहिए। सेकंड में कन्वर्ट करते हैं तो 1 मिनट में कितना सेकंड होता है बच्चा, 60 सेकंड होता है। तो ठीक है, डिवाइड बाय 60 कर दो, 75 60 तो हमने मिल गया सेकंड में, और 1.25 हर्ट्स। देखो फ्रीक्वेंसी का यूनिट होता है हर्ट्स, फ्रीक्वेंसी का यूनिट्स होता है हर्ट्स, नंबर ऑफ अकरेंस पर यूनिट टाइम, और टाइम पीरियड इज इक्वल टू 1/f। अब रख दो यहाँ पर 1/1.25 सेकंड, तो हो गया 0.8 सेकंड। जब भी हम यहाँ पर वैल्यू लिखते हैं कोई भी किसी भी चीज की, तो उसके पीछे यूनिट दिखाना मैंडेटरी होता है। ठीक है, ठीक है। दूसरा आ गया है यहाँ पर वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन का थोड़ा रिलेशन हम देख लेते हैं। यहाँ पर क्या लिखा है, द डिस्प्लेसमेंट एक्स इन सिंपल हार्मोनिक मोशन एट टाइम टी गिवन बाय। यहाँ पर देखो हमारा ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, और एक्स हमारा रेफरेंस एक्सिस है, यहाँ से एक्स ऊपर जाएगा नीचे जाएगा। तो इक्वेशन क्या है यार, इक्वेशन हमारे पास है एक्स इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस 5। ए मैग्नीट्यूड, मतलब कि सबसे ज्यादा ऊपर कितना जाएगा, इतना ए हो गया। एम्पलीट्यूड, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एक्स, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एक्स ए। ओमेगा क्या है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ओमेगा हमें पता है एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, इक्वल टू 2πf लिख सकते हैं उसको। और फाई जो है ना, उसको बोलते हैं फेज डिफरेंस, फेज एंगल। सिंपल हार्मोनिक मोशन राइट, अगर बाहर से फोर्स कंटिन्यूस हम अप्लाई करते हैं, उसके वजह से सिंपल हार्मोनिक कोई भी मोशन होता है, वहां पर थोड़ा फेज डिले, मतलब कि मैंने जब फोर्स लगाया तो उसकी इफेक्ट थोड़े टाइम के बाद दिखती है। तो 5 का यूज फोर्स वाइब्रेशन में मैक्सिमम होता है, यहाँ पर बहुत ही कम होगा यूज, लेकिन ये जनरलाइज इक्वेशन है यहाँ पर जो है वो। ठीक है यार, सिंपल हार्मोनिक मोशन एक्स इज, यहाँ पर देते हैं एक्स इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस 5। ये बहुत ही कम, 5 वाला पार्ट बहुत ही कम यूज आएगा, लेकिन आता है इक्वेशन, बिल्कुल आता है। अरे यार वेलोसिटी चाहिए, तो क्या है, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। डिफरेंशिएशन ले लो तो भी मिल जाता है। तो dx/dt क्या होता है, ए क्या क्या होगा, ए कांस्टेंट, ए रह जाएगा सही। साइन ओमेगा टी, तो सबसे पहला अंदर ओमेगा टी, क्योंकि वेरिएबल टी के साथ है, ओमेगा बाहर आ जाएगा, साइन का हो जाएगा कॉस, और ब्रैकेट वही रहेगा, ब्रैकेट में कुछ भी चेंज नहीं होगा। आंसर आता है ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस 5। तो एक तो ए इक्वेशन हमारे पास है। अगर मुझे इस इक्वेशन को ए या तो एक्स के फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो क्या कर सकते,
अब देखो यहाँ पर साइन ओमेगा टी प्लस 5 है, तो उसको मैं साइन ओमेगा टी प्लस 5 इक्वल टू एक्स बाय ए, यहाँ से ए नहीं सामने घुसा देता हूँ, तो एक्स बाय ए तो लिख सकते हैं, यहाँ पर बिल्कुल लिख सकते हैं। यहाँ पर एक्स बाय ए यहाँ पर निकाल देता हूँ मैं, तो यहाँ पर आ गया, नीचे आ गया। पर हमारा इक्वेशन दो इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन है, उसमें क्या है, उसमें कॉस है। साइन को कॉस कैसे कन्वर्ट करते हैं यार, इक्वेशन एक तो ऐसा है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 1, यहाँ से कन्वर्ट किया जा सकता है। यहाँ पर स्क्वायर नहीं है तो क्या करें, स्क्वायर ले लो दोनों साइड, साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस 5 इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। अब साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, साइन 1 माइनस, ठीक है रख दो यार, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा भी आ गया। अब मुझे यहाँ पर चाहिए कॉस, तो कॉस को एक साइड ले लो, कॉस इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, कॉस ओमेगा टी सामने आ जाएगा, रूट आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। अब मुझे मिल गया कॉस, तो यहाँ पर जाने दो वैल्यू इसकी, यहाँ से यहाँ क्या हो गया, फ्रॉम इक्वेशन नंबर टू कॉस की वैल्यू पुट करनी है यहाँ पर, ए ओमेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ से मैं जो इसको ऊपर ले जाऊँ तो क्या होगा, यहाँ पर हो जाएगा ए स्क्वायर, ये बाहर निकल जाएगा तो ए यहाँ पर आ जाएगा, ए कैंसल और होगा ओमेगा ए स्क्वायर माइनस एक्स। ठीक है, यहाँ पर जो इक्वेशन लाल कलर का जो दिख रहा है, लाल कलर का जो इक्वेशन दिख रहा है रेड कलर का, वो इक्वेशन का यूज बहुत ज्यादा होता है एग्जाम्पल सॉल्व करने में, तो याद रखना है v इक्वल टू ओमेगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1/2। बढ़िया। ठीक है, एक्सेलरेशन का तो हम बताइए, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू dv बाई dt होता है, डिफरेंशिएशन वेलोसिटी का ले लो, तो इसका डिफरेंशिएशन अगर लेते हो तो क्या बनता है, a ओमेगा बाहर आ जाएगा, एक और ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर कोस का बन जाएगा साइन, एंगल वही रहेगा लेकिन साइन नेगेटिव हो जाएगी। ठीक है, a माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी प्लस 5, अगर मुझे इस वैल्यू को निकालना है तो क्या करूंगा, तो इक्वेशन नंबर 1 देखो क्या है, ए साइन ओमेगा टी प्लस 5 वही है, तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू आ गया माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, एक्सेलरेशन इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। तो ये जो दूसरा इक्वेशन नंबर 3 एंड 4 दोनों बहुत ही ज्यादा यूज होते हैं, याद रखने हैं सारे इक्वेशन। एक और क्वेश्चन यहाँ पर नीचे आ गया है, अगर नीचे बॉटम में देखो तो क्या लिखा है, मैक्सिमम वेलोसिटी की वैल्यू कौन सी मिलेगी हमें। देखिए हमारा ये पेंडुलम जो ऊपर गया, नीचे गया और एक मिड पोजीशन, तो तीन पोजीशन में से वेलोसिटी कब मैक्सिमम होती है और एक्सेलरेशन कब मैक्सिमम होती है, यार इक्वेशन में से भी पता भी तो चल जाता है ना। अगर यहाँ पर देखें v इज इक्वल टू ए ओमेगा, इसकी वैल्यू मैक्सिमम कब होगी, या तो इसकी वैल्यू लेते हैं v इक्वल टू ओमेगा, x 0 होगा तब, यहाँ की x की वैल्यू 0 हो जाए तो हो जाता है, इसकी 0 हो जाए तो ओमेगा ए स्क्वायर कहाँ पर होता है, मिड पोजिशन। सिमिलर एक्सेलरेशन x की वैल्यू a हो जाए तो हो जाता है मैक्सिमम, ओमेगा स्क्वायर है, नेगेटिव पॉजिटिव दोनों मैक्सिमम ही हुआ ना यार, नीचे मैक्सिमम होता है ऊपर मैक्सिमम होता है, नेगेटिव पॉजिटिव एक्सेलरेशन में मैक्सिमम वही वैल्यू हुई कि नहीं हुई, तो हो गई ना, अरे वाह। तो फिर आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन उठाते हैं, ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट 2011 में, पहले देखो नीट नहीं थी, उसके पहले ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट लिया जाता था। तो यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर 2, आउट ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस रिप्रेजेंटिंग मोशन ऑफ अ पार्टिकल विच रिप्रेजेंट सिंपल हार्मोनिक मोशन, देखो चार दिए है यहाँ पर एग्जाम्पल। सबसे पहले कौन सा दिया है, तो 1 नंबर, y साइन ओमेगा टी प्लस कॉस ओमेगा। ठीक है, देखो यहाँ पर हमारा इक्वेशन में बताइए, ए कॉस ओमेगा टी या तो ए साइन ओमेगा टी, दोनों के साथ मैच, एक भी साथ मैच होना चाहिए। अब देखो एंगल है, साइन है, उसके अंदर ओमेगा टी एंड इसका ओमेगा टी, देखो उसके अंदर के दोनों एंगल अगर मैच हो जाता है
तो आगे कोई भी कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं होती है, वो डायरेक्ट ही आपका सिंपल हार्मोनिक मोशन दे देता है। अच्छी बात है ना? हाँ, तो आगे कैलकुलेशन करने के लिए हम कैलकुलेशन करके भी देख लेंगे, लेकिन ज़रूरत नहीं होती है। दूसरा क्या है? y इक्वल टू साइन क्यूब ओमेगा टी। साइन क्यूब वाले या तो साइन स्क्वायर वाले मोस्टली सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं होते, वो भी दिखाऊंगा मैं कैसे नहीं होते। y इक्वल टू 5 cos 3 पाई बाय 4, तो ये तो पूरा कांस्टेंट हो गया। आगे वाला देखो, इसमें t ही नहीं है तो ये तो कांस्टेंट हो गया। माइनस 3 ओमेगा टी, माइनस 3 ओमेगा टी। ठीक है, साइन नहीं आ रही है लेकिन देख लेंगे क्या है इसका। और उसके बाद फोर्थ वाला है y इक्वल टू 1 ओमेगा टी प्लस ओमेगा स्क्वायर स्क्वायर। तो इसमें ऑप्शन है ए ओनली फोर्थ नंबर डज नॉट रिप्रेजेंट सिंपल हार्मोनिक, मतलब चौथा वाला जो है सिंपल हार्मोनिक नहीं, ये बाकी का सारे सिंपल हार्मोनिक है। बी में है 1 और 3 नंबर का सिंपल हार्मोनिक है। फिर सी में क्या है, 1 2 है और ओनली 1। ठीक है यार, ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट ऐसे एग्जाम्पल काफ़ी आते हैं, बहुत ईजी होते हैं। शुरू करते हैं। देखो यहाँ पर इक्वेशन हमारा क्या होता है, या तो ए कॉस ओमेगा टी लिख लीजिए या तो ए साइन ओमेगा टी लिखते हैं। और एसेलरेशन का इक्वेशन क्या आता है, एसेलरेशन इक्वल टू, अभी तो हमने यार देखा एसेलरेशन का। एसेलरेशन का इक्वेशन जो बनता है, एसेलरेशन इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर बाय। एसेलरेशन का हमारा जो इक्वेशन है वो मैच होना चाहिए, मतलब कि ऊपर के सारे इक्वेशन है उसका अगर सेकंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन ले लेते हैं तो यहाँ पर ओमेगा स्क्वायर वाई के जैसा अगर सॉल्यूशन मिल जाता है, ठीक है, तो मतलब कि वो सिंपल हार्मोनिक मोशन है। अगर ऐसा नहीं आता है तो सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं है। सबसे पहले पकड़ते हैं y sin ओमेगा टी प्लस कॉस ओमेगा टी। देखो साइन ओमेगा टी प्लस ओमेगा टी दोनों का एंगल ओमेगा टी है। मैं सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव ले लूंगा तो भी मुझे ओमेगा ओमेगा बाहर आ जाएंगे, वही इक्वेशन मुझे 2 ओमेगा स्क्वायर मिल जाएगा। मुझे क्या मिलेगा यहाँ पर, y इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर टी, ओमेगा 2 ओमेगा स्क्वायर भी चलेगा यहाँ पर, तो डिफॉल्ट सिंपल हार्मोनिक मोशन है। और साइन एंड कॉस का जो रिलेशन होता है वो पाई बाय 2 का रिलेशन होता है, खास याद रखना है। तो डिफॉल्ट डेफिनेटली कोई भी अगर इंडिविजुअल सिंपल हार्मोनिक मोशन डिफाइन करता है, ए साइन ओमेगा टी इंडिविजुअली सिंपल हार्मोनिक मोशन डिफाइन करता है, मतलब कि अगर इंडिविजुअली सब टर्म सिंपल हार्मोनिक मोशन अगर डिफाइन करता है, ठीक है, तो हमारा फाइनल आंसर भी सिंपल हार्मोनिक मोशन ही आएगा। तो पहला वाला डेफिनेटली यस है, ये हमारा सिंपल हार्मोनिक मोशन है। दूसरा देखते हैं, y इक्वल टू साइन क्यूब ओमेगा टी। अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूँ तो क्या होता है, 3 साइन ओमेगा टी माइनस साइन 3 ओमेगा टी। डिफरेंशिएशन भी आप उसका ले सकते हो, फिर भी आपको सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। अब क्या है इसमें, एंगल देखो ओमेगा टी, यहाँ पर देखो 3 ओमेगा टी, एंगल मैच नहीं हो रहा है। एंगल दोनों के अलग अलग है। अगर एंगल दोनों के अलग अलग है, देखो पीरियोडिक होगा, रिपीट मोशन करेगा डेफिनेटली, लेकिन सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं है। अंदर का एंगल मैच होना चाहिए, ये वाला। अगर एंगल मैच नहीं हो रहा है तो सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं है। तीसरा, y cos 3 पाई बाय 4 माइनस 3 ओमेगा डी। उसे एक्सेलरेशन में लेऊंगा तो क्या होगा, इसका जीरो हो जाएगा, इसका भी जीरो हो जाएगा, मतलब y इक्वल टू जीरो। मतलब ये तो पीरियोडिक भी नहीं है, रिपीट भी नहीं हो रहा है और सिंपल हार्मोनिक मोशन भी नहीं है। ठीक है, अच्छा कॉस के अंदर ब्रैकेट है, कॉस के अंदर ब्रैकेट है तो आएगा यार। यहाँ पर देखो गड़बड़ की ना, कॉस के अंदर ब्रैकेट है यहाँ पर। तो ठीक है, ये तो हो गया हमारा, पाई हो गया, फेज डिले 3 ओमेगा टी, ये भी आ गया। तो ये तो है हमारा डेफिनेटली सिंपल हार्मोनिक मोशन है और पीरियोडिक भी है। ठीक है, डायरेक्ट मैच हो रहा है यार इसके साथ, डायरेक्ट मैच, ए इज इक्वल टू 5 आ गया, डायरेक्ट मैच हो रहा है यार, गलती हो गई। इसका लेते y इक्वल टू 1 प्लस ओमेगा टी प्लस ओमेगा स्क्वायर टी स्क्वायर इक्वल टू ए ओमेगा स्क्वायर, पीरियोडिक एंड
नॉट सिंपल हार्मोनिक। इसका अगर मैं एक्सेलरेशन इसका लेता हूँ तो क्या होता है, ओमेगा स्क्वायर। टी कहाँ गया हमारा, टी नहीं आया, इसमें टी है ही नहीं, तो क्या करेंगे, टी तो होना चाहिए, मैंडेटरी है। तो पीरियोडिक भी नहीं है और सिंपल हार्मोनिक भी नहीं है। तो कौन कौन से आए हमारे आंसर, आंसर नंबर 1 एंड 3। 1 एंड 3 वाला हमारा आंसर करेक्ट है। अब हम आ पहुंचे हैं एग्जाम्पल नंबर 3। एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है। देखो एनसीईआरटी के सारे एग्जाम्पल सॉल्व करने हैं, तो उसको छोड़ना तो बिल्कुल नहीं है। यस, देखो एनसीईआरटी की बुक में से फंडामेंटल क्लियर होता है और उसमें से काफ़ी थोड़े डेटा चेंज करके काफ़ी एग्जाम्पल नीट जेडब्ल्यू में पूछे जाते हैं, तो करना है। तो एग्जाम्पल नंबर 3 में क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस ऑफ टाइम रिप्रेजेंट्स अ पीरियोडिक दी नॉन पीरियोडिक मोशंस, गिव द पीरियड फॉर ईच केस ऑफ पीरियोडिक मोशन, ओमेगा इज एनी पॉजिटिव कांस्टेंट। ठीक है, बताए साइन ओमेगा टी प्लस कोस ओमेगा टी। देखो इंडिविजुअल ओमेगा टी इसका आ गया, इसका ओमेगा टी आ गया, दोनों सिमिलर पीरियोडिक मोशन है, π/2 90 डिग्री एंगल होगा। तो अगर दोनों इंडिविजुअल पीरियोडिक मोशन है, सिमिलर काइंड ऑफ, ठीक है, एक ही काइंड ऑफ, अंदर का एंगल मैच होना चाहिए, तो मतलब के ये जो है वो पीरियोडिक है। फर्स्ट नंबर तो पीरियोडिक बिल्कुल आ गया। ठीक है, तो ये तो पहला वाला पीरियोडिक है और सिंपल हार्मोनिक मोशन भी रिप्रेजेंट कर रहा है। दूसरा क्या है, देखो यहाँ पर भी ओमेगा टी, 2 ओमेगा टी, 4 ओमेगा टी, देखो इंडिविजुअली सिंपल हार्मोनिक मोशन रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन सभी के एंगल अलग अलग है, तो कंबाइन हो जाएगा तो सिंपल हार्मोनिक मोशन रिप्रेजेंट नहीं करेगा, तो दूसरा नंबर है वो नहीं आएगा, दूसरा सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं आएगा। तीसरा ई पावर माइनस ओमेगा टी, अगर ई का मैं लेता हूँ तो क्या होता है, माइनस ओमेगा टी। वेलोसिटी अगर लेता हूँ तो आगे आ जाएगा माइनस ओमेगा आ जाएगा, एक्सेलरेशन लेता हूँ तो ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा। तो हमारा रिलेशन है ओमेगा स्क्वायर टी वाला है रिलेशन, ओमेगा स्क्वायर ई पावर ओमेगा टी का नहीं है, तो थर्ड भी नहीं आएगा। लॉग में भी वही आएगा, लॉग का हो जाएगा ओमेगा टी आगे आ जाएगा, फिर ओमेगा टी भी निकल जाएगा, तो लॉग वाला भी नहीं आएगा। कौन सा बचा यार, एक ही तो बचा, ओनली वन है, वही है सिंपल हार्मोनिक मोशन, बाकी का कुछ भी सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं है। ठीक है, एक्स इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, इसको इक्वेशन को कन्वर्ट करते हैं और उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सॉल्यूशन नंबर 1 ही हमारा सॉल्यूशन है, बाकी में किसी में दम नहीं है। फिर तो नीट का क्वेश्चन आ गया, नीट 2020 का क्वेश्चन आया है, आइडेंटिफाई द फंक्शन विच रिप्रेजेंट अ पीरियोडिक मोशन, मतलब कि रिपीट होने वाली मोशन कौन सी है। हमने अभी इसका देखा था, ई पावर माइनस ओमेगा टी, क्या आएगा यार, ई पावर माइनस ओमेगा टी, तो एक्सेलरेशन लेते हैं तो नहीं आएगा, एक्स इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव से मैच बना, लॉग का भी नहीं आएगा। देखो ई का क्या होता है, ई का मैं एक्सेलरेशन लेता हूँ तो हो जाता है ओमेगा स्क्वायर ई पावर ओमेगा टी माइनस, और हमारा फंक्शन का एक्सेलरेशन आता है ए इक्वल टू, ये जो आता है वो ओमेगा स्क्वायर टी आता है। ठीक है, या तो एक्स आता है, यहाँ पर एक्स एक्स आता है। ठीक है, तो ऐसा रिलेशन तो बनना चाहिए, बाकी तो नहीं आएगा। दूसरा है ओमेगा टी मैच हो रहा है, मतलब कि वो सिंपल हार्मोनिक फंक्शन है। ई पावर ओमेगा टी यार प्लस हो माइनस हो क्या फर्क पड़ेगा, एक्सेलरेशन तो उसका वही आएगा, तो हमारा आंसर एक ही बनता है, राइट। सम ऑफ टू पीरियोडिक फंक्शंस इज आल्सो अ पीरियोडिक फंक्शन है, साइन ओमेगा टी प्लस कॉस ओमेगा टी, ठीक है, इक्वल पीरियोडिक होने चाहिए, रिप्रेजेंट पीरियोडिक मोशन, और साइन एंड कॉस का जो डिफरेंस होता है वो होता है पाई बाय टू का डिफरेंस, 90 डिग्री का डिफरेंस होता है, बताया ना, बिल्कुल। आंसर हमारा है ची 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 ची। फिर एक सर्कल आ गया, क्या बात है, द रेडियस ऑफ सर्कल द पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन, मतलब रिवॉल्यूशन का मतलब होता है चक्कर चक्कर चक्कर, इनिशियल पोजीशन एंड सेंस ऑफ रिवॉल्यूशन आर इंडिकेटेड
इन द बिलो फिगर, ठीक है। यहाँ पर देखो बगल में जो फिगर दिख रही है ना, तो यहाँ पर एरो जो दिख रहा है मतलब कि y पोजीशन से शुरू कर रहा है और x पोजीशन तक जा रहा है, और t टाइम पीरियड जो लिखा हुआ है 4 सेकंड लिखा हुआ है, और यहाँ पर भी दिख रहा है कि 90 डिग्री मूव हो रहा है। सही है। क्या लिखा है, y प्रोजेक्शन ऑफ द रेडियस वेक्टर ऑफ रोटेटिंग पार्टिकल p, y इक्वल टू 4 साइन पाई t बाई 2, y इक्वल टू 3 कॉस 3 पाई बाई टी, y इक्वल, ठीक है। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। नीट नेशनल 2019 में क्वेश्चन पूछा गया था। देखो यहाँ पर हमारा पार्टिकल शुरू कर रहा है, y से मोशन शुरू कर रहा है, तो y एक्सिस पर कॉस एंगल आता है, y एक्सिस पर कॉस एंगल आता है। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन का इक्वेशन बनता है y इक्वल टू a कॉस ओमेगा t। सिंपल हार्मोनिक का मोशन का इक्वेशन बनता है a कॉस ओमेगा t। बढ़िया है यार। साइन नहीं आएगा यहाँ पर क्योंकि वो y एक्सिस से शुरू हो रहा है, इसलिए साइन नहीं आएगा। ड्राइंग देखो, अब ड्राइंग देखो, ड्राइंग देखो यार, ड्राइंग देखो। मैक्सिमम डिस्टेंस कितना है, यहाँ से यहाँ तक का जाता है, तो ए हो गया हमारा एम्पलीट्यूड, ए इक्वल टू 3 मीटर, और टाइम पीरियड कितना है 4 सेकंड। टाइम पीरियड कितना है 4 सेकंड। बट ओमेगा इक्वल टू 2 पाई एफ, एफ क्या होता है 1 बाई टी, मतलब कि ओमेगा इक्वल टू 2 पाई डिवाइडेड बाई टी। यार हो गया, बढ़िया है। ओमेगा इक्वल टू 2 पाई टी का वैल्यू रख दीजिए। टी क्या है 4 है, 4 है, 4 है, तो हो गया ओमेगा इज इक्वल टू पाई बाई 2। तो ओमेगा वैल्यू रख दो यहाँ पर, तो हो गया y इक्वल टू 3 कॉस पाई टी बाई 2। अब देखो कंपेयर कर लो कौन सा इक्वेशन है हमारे पास। 1 नंबर 4 साइन, ठीक है, नहीं है। y 3 कॉस 3 पाई नहीं है। y 3 कॉस पाई बाई 2, सी आंसर है हमारा। हमारे पास आंसर आ गया है सी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग फिजिक्स का डॉक्टर। बाय बाय।